होप सॉन्ग के 500 प्रदर्शनों पर सहमत होना बहुत ज्यादा था और आखिरकार जोई और तारांकन स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारांकन ने समझौता कर लिया। उन्होंने होप सॉन्ग के 300 प्रदर्शनों पर सहमति जताई, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से होगी और हर दिन एक प्रदर्शन होगा। जोई ने अपनी इस कला का इस्तेमाल सिर्फ लोपेस परिवार में ही किया था और उसने इसे अब तक ज्यादा से ज्यादा 18,000 लोगों पर एक साथ इस्तेमाल किया था। वह जानती थी कि इस कला का असर शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति उसे देखे और उसे होप सॉन्ग गाते हुए सुने, लेकिन उसे इसकी सीमाएं नहीं पता थीं। आखिरकार लोपेस परिवार में इसका फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग थे। हालांकि उसे नतीजों के लिए जिम्मेदार होने की ज़रूरत नहीं थी। तारांकन विशेष मामलों का ब्यूरो तारांकन सीमाएं निर्धारित करने के लिए परीक्षण करेगा और ये सभी विवरण अनुबंध में लिखे जाएंगे। इस बीच तारांकन स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारांकन 94 खिलाड़ियों को भेजेगा ताकि जोई को ड्रैगन को लगभग मौत के घाट उतारने में मदद मिल सके, जिससे वह उससे संक्रमित हो सके। इनमें से कम 80 खिलाड़ियों का स्तर शीर्ष 100 रैंक वाले खिलाड़ियों के औसत से कम नहीं होगा। वे जोई की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, जिसमें औषधि, भोजन और किसी भी हताहत का पूरा खर्च तारांकन स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारांकन द्वारा वहन किया जाएगा। जोई को इस समझौते के लिए सहमत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक तारांकन विशेष मामलों के ब्यूरो तारांकन की गारंटी थी कि वे 30 अक्टूबर तक ड्रैगन को वश में करने में उसकी मदद करेंगे। प्रत्येक दिन की देरी के लिए आवश्यक होप सॉन्ग प्रदर्शन में 5 की कमी की जाएगी। अगर कोई दूसरा गुट उनसे पहले ड्रैगन पर कब्जा कर लेता तो तारांकन स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारांकन जोई को कम से कम 12 लेवल का एक और बॉस स्तर का प्राणी ढूंढने में मदद करता ताकि वह अनुबंध कर सके। वे उसे चुनने के लिए कम से कम 10 प्राणियों की एक सूची भी देते। संक्षेप में, तारांकन विशेष मामला ब्यूरो तारांकन ने अपने खिलाड़ियों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी का प्रदर्शन किया। जोई, जाहिर है, 99 खिलाड़ियों की पूरी टीम को पसंद करती, जिससे उसे और भी ज्यादा सुरक्षा महसूस होती। लेकिन सिर्फ एक और खिलाड़ी को जोड़ने से कीमत बढ़ जाती। जैसा कि शैडो क्यू ने कहा था, क्या ये आपके लिए सिर्फ संख्याएं हैं? नहीं, ये जीवित, सांस लेते लोग हैं। हमारे देश की नींव, ब्लू स्टार की आशा। हम आपको 99 खिलाड़ी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 388 होप सॉन्ग प्रदर्शन करने होंगे। जोई, जीवित, सांस लेने वाले लोग, हमारे देश की नींव और ब्लू स्टार की आशा अब शैडो क्यू के हाथों में महज सौदेबाजी की वस्तु बनकर रह गए थे। जोई, शैडो क्यू से साफ तौर पर निराश होकर आगे बहस नहीं कर सकी। उसे एहसास हुआ कि शैडो क्यू को मोलभाव करने में जरा भी शर्म नहीं आती। अंत में वे 94 लोगों पर सहमत हुए। जोई ने अपनी लेवलिंग टीम लाने और रीटा को आमंत्रित करने की योजना बनाई, जिससे कुल संख्या 100 हो गई। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जोई शैडो क्यू का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, मुझे लगा था कि तुम देश का प्रतिनिधित्व करते हो। क्या तुम में कोई गरिमा नहीं है? शैडो क्यू ने मीठी मुस्कान के साथ अनुबंध को शालीनता से अपने पास रख लिया। शांत भाव से उसने कहा, मैंने अभी जो कुछ भी कहा, इस कमरे से बाहर निकलते ही मैं उसमें से एक भी शब्द स्वीकार नहीं करूंगी। जोई और रिक के जाने के बाद एशर, जो पूरी बातचीत चुपचाप देख रहा था, म्याऊं क्यू की ओर मुड़ा, जिसे बातचीत के हुनर सीखने के लिए साथ लाया गया था। तो क्या तुमने कुछ सीखा? म्याऊं क्यू के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने सिर हिलाया, मैं यह नहीं कर सकता। आशेर, क्यों नहीं? म्याऊं क्यू, मेरी बहन लेवल 6 की है, उसे पीट कर मार दिए जाने का डर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ लेवल 3 की हूं और मुझे डर लगता है। आशेर को यकीन हो गया, तुम सही कह रहे हो। इस तरह के हुनर लोगों को गुस्से की हद तक भड़काने के लिए एक खास स्तर की ताकत की ज़रूरत होती है। शैडो क्यू ने बनावटी मुस्कान के साथ उन्हें सही किया, इसे बातचीत कहते हैं, धन्यवाद। म्याऊं क्यू और आशेर ने एक दूसरे को हंसी भरी, प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए शैडो क्यू की तरफ मुड़े। जरूर, जैसा तुम कहो। छाया प्रश्न, उफ, केवल रीता ही मेरी बातचीत कौशल को सही मायने में समझती है। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही शैडो क्यू ने तुरंत इस कार्य को तारांकन विशेष मामलों के ब्यूरो तारांकन में एक उच्च स्तरीय मिशन के रूप में पोस्ट कर दिया। ब्यूरो कोई भेड़ियों का अड्डा नहीं था और चूंकि यह मिशन राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल नहीं था, इसलिए वे लोगों को जबरदस्ती ऐसे खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उच्च कौशल की आवश्यकता निर्धारित की और लोगों को स्वेच्छा से काम करने दिया। प्रतिभागियों को स्वयं ही औषधि और भोजन उपलब्ध कराना था, लेकिन पुरस्कार ये था कि वे होप सॉन्ग के 300 प्रदर्शनों में भाग ले सकते थे, जिससे उनकी विशेषताओं में वृद्धि होने की संभावना थी। हालांकि यह कौशल प्रत्येक 30 प्राकृतिक दिनों में केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता था। उन्होंने केवल 70 स्लॉट जारी किए, बाकी को उन खिलाड़ियों के लिए आरक्षित छोड़ दिया जिनके दिव्य उपहार समूह की उत्तरजीविता दर को बढ़ा सकते थे। किसी पर दबाव डालने की जरूरत नहीं थी।
जीवित सांस लेते लोग, हमारे देश की नींव और ब्लू स्टार की आशा को इस मिशन में जगह पाने के लिए बस तार खींचने की जरूरत थी। बेशक प्रवेश की शर्तें सख्त थीं। प्रतिभागियों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे नियोक्ता को नहीं छोड़ेंगे या मिशन के दौरान भागेंगे नहीं, वगैरह। तकनीकी तौर पर जोई तारांकन स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारांकन के बाहर दूसरे भाड़े के सैनिकों को ढूंढ सकती थी, लेकिन हमेशा की तरह ब्यूरो के साथ काम करने से उसे ज्यादा सुरक्षा मिली। हालांकि शैडो क्यू ने बातचीत के दौरान उसे परेशान कर दिया था, फिर भी अंतिम अनुबंध ने दोनों पक्षों की पूरी सुरक्षा की। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि मिशन के दौरान लूटी गई सारी चीजें सीधे जोई को मिलेंगी। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। बेशक अनुबंध में यह भी आवश्यक था कि जोई को विशेष मामलों ब्यूरो तारांकन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों और समय पर होप सॉन्ग का प्रदर्शन करना था। बेशक शैडो क्यू चालाक और निर्दयी थी, लेकिन वह निर्विवाद रूप से पेशेवर थी। अल्पविराम रीता को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर सोई थी। वह थोड़ी देर के लिए उठी, एक कटोरी नूडल्स खाए और फिर वापस बिस्तर पर चली गई। खिड़की से अंदर आती धूप उसकी आंखों को चुभ रही थी। वह सोच ही रही थी कि उठकर पर्दे बंद कर ले या नहीं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अभी भी मदहोश वह नीचे चली गई। रास्ते में उसने निवालिस के सिर पर थपथपाया, जबकि वह छोटा ड्रैगन सोफे पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था और अपने पंजों और पंखों से कंट्रोलर को नोच रहा था। इस ध्यान भटकने से निवालिस का ध्यान भंग हो गया और उसके किरदार को तुरंत एक बॉस ने हरा दिया। गुस्से से आग बबूला होकर निवालिस ने एक जोरदार चीख मारी और अपने पंख सोफे पर बेतहाशा फड़फड़ाने लगी। दरवाज़ा खोलने से पहले ही रीटा को पता चल गया था कि वह कौन है, क्योंकि उसने अंदर से स्कारलेट की उत्साहित आवाज़ सुनी थी। उसने स्कारलेट को अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोला। रीटा ने सोचा कि वह निवालिस की और तस्वीरें लेने के लिए वहां आई है, लेकिन स्कारलेट ने जो कहा उससे वह पूरी तरह से जाग गई। रीता, मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ। रीता, दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार सैमुअल था, जो स्कारलेट से कुछ कदम पीछे रह गया था। वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए, हाथ में एक लबादा लिए अंदर आया। उसने धीमे स्वर में स्कारलेट से कहा, लो इसे पहन लो। तुम बहुत जल्दी आ गई। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो क्या होगा? रीटा ने बाहर तपते सूरज की ओर देखा। बड़े भाई, अगस्त का मध्य है। सैमुअल के अनुरोध पर स्कारलेट के लिए एक कप गर्म दूध बनाने के बाद वे सभी बातचीत करने बैठ गए। उसी सुबह गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी। रीता ने उत्सुकतावश पूछा, आप कितनी दूर हैं? स्कारलेट ने खुशी से चमकते हुए कहा, लगभग 1 महीने। डॉक्टर ने कहा कि भले ही मैं एक वृद्ध मां हूं, लेकिन आज की चिकित्सा तकनीक और उपलब्ध कलाकृतियों के साथ चिंता की कोई बात नहीं है। 1 महीना है ना? इसका मतलब वो जुलाई की शुरुआत में ही गर्भवती हो गई थी। यदि रीटा को सही याद है तो मई के अंत में उसने किसी से सैमुअल और स्कारलेट को रिक की बीमारी के बारे में सूचित करवाया था। तो रिक की स्थिति के बारे में जानने के तुरंत बाद उन्होंने बच्चे के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। ये रिक की गर्दन पर मल त्यागने से किस प्रकार भिन्न है? रीता हंसने के कगार पर थी और उसने उनसे पूछा, क्या आपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? सैमुअल आने के बाद से ही मुस्कुरा रहा था, अपनी कला का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी नीली पट्टी खिली ही नहीं थी। वह साफ तौर पर इतना खुश था कि इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। रिले के बारे में क्या ख्याल है? रीटा, रिक, रिले, ये बिल्कुल सही लगता है, मानो वे सब भाई बहन हों। और रिले लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सही है। रीता को छोटे भाई बहन में कोई रुचि नहीं थी, उसे केवल एक ही बात की परवाह थी, क्या मेरे भाई को पता है बच्चे का नाम रिले क्यों रखा गया? इस गर्भावस्था के संवेदनशील समय को देखते हुए युक्सुनसी, संदेह या साजिश का बोध कराने वाला शब्द ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। जाहिर है सैमुअल और स्कारलेट भी इस बात से वाकिफ थे। उनके चेहरों पर मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन वे ज्यादा अजीब व्यवहार नहीं कर सकते थे। आखिरकार रीटा को अभी भी रिक की हालत के बारे में पता नहीं था और उन्होंने इस बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं की। अगर रिक को पता चल गया तो कौन जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रीता ने अपनी मुस्कुराहट दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। उसने 8 दांत दिखाते हुए बस मुस्कुराने का फैसला किया, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। सैमुअल की नीली पट्टी सूखती देख रीटा ने उसकी और स्कारलेट की ओर देखा और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैं वास्तव में आपके लिए बहुत खुश हूँ। वह अपने सभी 2 SS और 1 S तथा 1 के दिव्य उपहारों पर दांव लगा देगी कि यह बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। सैमुअल और स्कारलेट मुस्कुराते हुए आए थे और भौहें चढ़ाकर चले गए थे। दूसरी ओर रीता बिल्कुल उलट थी। उसने गंभीर चेहरे के साथ दरवाज़ा खोला, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह अब भी दूर से उनकी बातचीत सुन सकती थी। सैमुअल, क्या आपको लगता है कि अगर हम कहेंगे कि यह एक दुर्घटना थी तो वह हमारी बात पर विश्वास करेगा?
स्कारलेट, ये दुर्घटना कैसे हो सकती है? हम 20 साल से भी अधिक समय से सुचारू रूप से चल रहे हैं और अब अचानक हम गर्भवती हो गए हैं। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? सैमुअल, चुप हो जाओ। हम बाहर हैं। ऐसी गंदी बातें मत करो। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? स्कारलेट, ठीक है, रीटा ने चुपके से कहा। सैमुअल, क्या हम ये कह दें कि तुमने धोखा दिया? हम किसी युवा लड़के को काम पर रख सकते हैं और उसे यह भूमिका निभाने के लिए पैसे दे सकते हैं। स्कारलेट अपनी जगह पर रुक गई और खुशी से अपनी जांघ पर थपकी देते हुए बोली, अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है। चलो इसे करते हैं। सैमुअल, उसकी पीठ को देखकर ऐसा लग रहा था कि सैमुअल परेशान था। जब उसने स्कारलेट की ओर इशारा किया तो उसकी उंगली ऐसे कांप रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। रीटा गेट पर टिककर बेकाबू होकर हंसने लगी और आखिरकार घर की ओर चल पड़ी। उसने निवालिस को घर पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया और उसे निर्देश दिया कि अगर कोई मेहमान आए तो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे सूचित कर दे। उसने इस क्षमता का पता अपनी कीमिया परीक्षा के दौरान लगाया था, जब वह पूरी तरह भूल गई थी कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उसने निवालिस की आवाज़ सुनी जो पूछ रही थी कि वह इतने लंबे समय से क्यों बाहर थी, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसे भूल गई थी। उस पल उसकी भावनाएं उलझी हुई थीं। हैरानी में उसने एक साधारण सी रसायन औषधि की दवाई गटक ली थी, लेकिन वह परेशान नहीं थी। आज रीता लानिया काया में अपाचे से मिलने जा रही थी। परीक्षा के बाद अपाचे ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा था और कहा था कि जब वह तैयार हो जाए तो वापस आ सकती है। रीता जब से जागी थी तब से इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या कोई इनाम होगा? कोई पौराणिक हंडा, कोई महाकाय औषधि, शायद कोई जादुई वस्त्र। यकीनन ये कोई और जले हुए रसायन अवशेष का टुकड़ा तो नहीं होगा, है ना? उस चीज़ का उसके खाने की क्वालिटी खराब करने के अलावा कोई फायदा नहीं था और निवालिस अब उसे चबाने वाले खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उत्सुकता के साथ रीटा अपाचे को खोजने के लिए लानिया काया में कीमिया की दुकान की ओर चल पड़ी। हैरानी की बात है कि अपाचे आज कोई औषधि नहीं बना रही थी। उसने उस छोटे से भूत की तरफ देखा जो इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसका पूरा चेहरा झुर्रीदार हो गया था। अपनी उंगलियों में सिगरेट पकड़े अपाचे ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठो। रीटा आज्ञाकारी भाव से बैठ गई। उसने खुद को निराशा के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था, ये सोचकर कि अगर उसे अवशेष का एक और टुकड़ा मिला तो वह उसे लानिया काया के नीलामी घर में अपाचे के किसी पंखे को नीलाम कर देगी। अपाचे, क्या आप जानते हैं कि आपका भेष कौशल काफ़ी विशेष है? रीटा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपाचे सबसे पहले यह बात उठाएगा, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ शक था। वह इस हुनर के बारे में बहुत समय से सोच रही थी। ये बहुत साधारण लग रहा था। उसके चोर देवता दिव्य उपहार के अंतर्गत आने वाले अन्य 3 हुनरों की तुलना में, या शीत ऋतु की सांस, पवित्र प्रकाश, या जल देवता जैसे अन्य इस श्रेणी के दिव्य उपहारों की तुलना में, ये हुनर उसे कमज़ोर लग रहा था। भेष की अवधि कम थी और कूलडाउन लंबा था और ये दुर्लभ नहीं लगता था, निश्चित रूप से उसके लिए अद्वितीय नहीं था। जब वह पहली बार स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ लानिया काया से मिलने गई थी तो ब्यूरो का कोई व्यक्ति अलग अलग जीवों में रूपांतरित होकर उन्हें डार्क सिटी से बाहर निकाल सकता था। उसकी तुलना में उसका भेष कौशल एस रैंक के लायक भी नहीं था। लेकिन रीता को हमेशा से संदेह था कि इसमें कुछ और भी है। भेष के लिए कौशल का विवरण सरल था, अपना भेष बुलाओ। सक्रियण के बाद आप थोड़े समय के लिए अपना रूप, आकार और गंध बदल सकते हैं। आपको किसी भी वस्तु या कौशल से नहीं देखा जा सकता। एक बार डीएनए टेस्ट के दौरान उसने डिस्गाइज का इस्तेमाल किया था। इससे वह पूरी तरह से बदल गई थी, जेनेटिक स्तर तक। तभी उसे संदेह होने लगा कि इस कौशल का वास्तविक मूल्य इसके रूप, आकार या गंध को बदलने की क्षमता में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि इसे किसी भी वस्तु या कौशल द्वारा नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक कि आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी वस्तु या कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया प्रतीत होता है। तो भविष्यवाणी, दिव्य उपहार, क्या ये भी इसी श्रेणी में आते हैं? चोर भगवान चोरी के बारे में था। बाकी 3 कौशल चोरी से संबंधित थे, लेकिन भेष अलग था, यह एक जीवित रहने का कौशल था। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया में कोई भी चोर भगवान की असली पहचान नहीं जान पाएगा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दिव्य उपहारों पर नज़र रखने वाले लोग भी उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। केवल छाया में छिपकर जीवित रहने से ही कोई चोर भगवान की उपाधि प्राप्त कर सकता है। यदि उसे बीच रास्ते में मार दिया जाता तो वह एक छोटी चोर होती। लेकिन उसके पास इन सिद्धांतों को परखने का कोई तरीका नहीं था। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो कुछ अनोखे कौशल पत्थरों पर नियंत्रण रखता था, जिनमें पिकपॉकेट क्षमता वाले पत्थर भी शामिल थे जो दिव्य उपहार चुरा सकते थे। स्पष्ट रूप से ब्यूरो चीज़ों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित कर रहा था। अब अपाचे की बातें सुनकर रीटा का संदेह और भी मजबूत हो गया।
अपाचे ने आगे कहा, हम में से जिनके पास एक निश्चित स्तर की शक्ति है, उनके लिए बी रैंक से नीचे के छद्म कौशल निरर्थक हैं। 12 पवित्र जातियों की जादुई आभा और उतार चढ़ाव सभी अलग अलग हैं। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय छद्म कौशल भी लंबे समय तक उनके संपर्क में रहने से स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाहरी रूप बदल सकता है, लेकिन कोई भी किसी प्रजाति के रीति रिवाजों, तौर तरीकों या आदतों की नकल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा भेष बदलने का हुनर तो बिल्कुल अलग है। अगर यह एक भाग्यशाली संयोग न होता जिससे मुझे पता चला कि तुम ब्लू स्टार से हो, तो मुझे कभी शक ही न होता। तुम में तो असली भूत जैसा लालच भी था। जानवर का रूप धारण करना एक चतुर चाल थी। लेकिन हाल ही में, अपाचे रुकी, खांसते हुए मानो धुएं के कारण उसका गला घुट गया हो। उसने लगभग कुछ ऐसा मुंह से निकाल दिया जिससे उसे लानिया काया के साथ गद्दारी का तमगा मिल जाता। रीता की आंखें चौड़ी हो गईं। हाल ही में क्या? गुरुजी, कुछ तो कहिए। लानिया काया में रहते हुए मैं कभी इंसान नहीं रहा। अपाचे ने आखिरकार खांसना बंद किया और रीटा को फिर से संबोधित किया। खैर, अब से जब तुम कक्षा में आओगी तो बिल्ली का रूप मत लेना। रक्तकल्पित बौने, रात्रिकल्पित बौने, मरे हुए, समुद्री चुड़ैलें, चंद्र लोमड़ी, इनमें से कोई भी ठीक है। रीटा, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं? रीटा ने अपाचे की सूक्ष्म चेतावनी को गंभीरता से लिया और तय किया कि बातचीत के बाद वह तुरंत शैडो क्यू से इस स्थिति के बारे में बात करेगी। वह लानिया काया में रहते हुए कीड़ों समेत पूरी तरह से खत्म होना नहीं चाहती थी। अपाचे ने आगे कहा, मुझे संदेह है कि आपका भेष कौशल अधिक रहस्यमय प्रकार के कौशलों से भी बच सकता है। बोलते बोलते उसने एक क्रिस्टल बॉल निकाली। मुझे अपने बालों का एक गुच्छा दो। ये क्रिस्टल बॉल पिछले 12 घंटों में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखेगी, उस पल से जब तुम बाल उखाड़ोगे, कोशिश करना चाहोगे। रीटा अपने भेष कौशल के व्यावहारिक उपयोग का परीक्षण करने के लिए बहुत उत्सुक थी, और पिछले 12 घंटे बहुत ही साधारण थे। सैमुअल और स्कारलेट के साथ बातचीत, फिर सोना, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपाचे ने हल्के से घृणा भरे भाव से रीटा को अपने कान से एक बाल तोड़कर उसे देते हुए देखा। रीटा ने चुपचाप अपनी छाती से लगी चावेस की जेब घड़ी पर हाथ रखा और चुपचाप उसे अपनी अलमारी में रख लिया। अपाचे ने उसकी छोटी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया और धागे को उठाकर क्रिस्टल बॉल की ओर उड़ा दिया। गेंद ने एक छोटी सी भूतनी की छवि प्रक्षेपित की, जो एक मेज पर बैठी क्रिस्टल बॉल को देखकर अचंभित हो रही थी। फिर दृश्य तेजी से पीछे की ओर घूमने लगा। भूतनी ऊपर देख रही थी, अपने मृत प्रशिक्षक से उत्साहपूर्वक बातें कर रही थी, उसके भाव स्पष्ट थे। जल्द ही भूतनी किमिया की दुकान से बाहर निकलकर पास के एक रेस्टोरेंट के तहखाने में चली गई और फिर ब्यू एक जादुई घेरे से छत में गायब हो गई। क्रिस्टल बॉल टिमटिमा गई और छवि पूरी तरह से गायब हो गई। रीटा ने अपना आपा न खोते हुए अपनी जेब घड़ी को धीरे से अपने हाथ में थाम लिया। हो सकता है कि क्रिस्टल बॉल ब्लू स्टार से आने वाली जानकारी का पता न लगा पाए। ओह, क्या ऐसा है? अपाचे ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपने बालों की एक लंबी लट निकाली और उसे क्रिस्टल बॉल की ओर उड़ा दिया। इस बार गेंद पर एक मृत महिला की छवि प्रदर्शित हुई, जो जमीन पर पड़े कैडन की ओर हाथ बढ़ा रही थी। तस्वीर घूम गई और महिला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कैडन के खड़े होते ही पीछे हट गई। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। महिला सतर्क थी, लोगों से बच रही थी और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए हुए थी। कैडन से हुई मुलाकात एक संयोग मात्र लग रही थी। वह एक हर्बलिस्ट की दुकान में चली गई, एक लोहार की दुकान के पास से गुजरी और नीलामी घर में काफी देर तक रुकी रही, तरह तरह के काम निपटाती रही। आखिरकार वह एक छोटे से जर्जर कमरे में वापस लौटी और फिर एक झिलमिलाहट के साथ छवि एक आधुनिक दिखने वाले कमरे में बदल गई। जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ता गया, महिला का चेहरा धीरे धीरे बदलता गया और उसकी वास्तविक मानवीय विशेषताएं सामने आने लगीं। अपाचे ने धैर्य दिखाते हुए उस दृश्य को थोड़ी देर और चलने दिया, फिर क्रिस्टल बॉल बंद कर दिया, क्योंकि महिला नहाने की तैयारी कर रही थी। फिर उसने रीटा की तरफ देखा। रीटा पसीने से तरबतर थी। यह महिला स्पष्ट रूप से स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की एक उच्च पदस्थ खिलाड़ी थी, जो संभवतः दुनियाओं के बीच संसाधनों के परिवहन में शामिल थी। खुशकिस्मती से वह ब्लू स्टार से आई थी, न कि उस छुपी हुई चौकी से। ये भी अच्छी बात थी कि उस चौकी पर जाने के बाद कैडन ने उसके बाल नहीं खींचे थे। अब रीटा को समझ में आया कि पोर्टल में प्रवेश करते ही क्रिस्टल बॉल क्यों काली हो गई थी। उसका भेष सिर्फ 1 घंटे तक ही चलता था और वह हर पल का ध्यान रखती थी। बिल्ली का रूप धारण करने से उसे पाठ तो मिल जाता था, लेकिन नोट्स लेने के लिए ये सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वह आमतौर पर पोर्टल में कदम रखते ही अपने भेष को सक्रिय कर लेती थी। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रही थी। अपाचे ने ध्यान दिया और उसे औषधि की एक शीशी थमा दी। इससे तुम्हारे कौशल का कूलडाउन रीसेट हो जाएगा। रीटा तुरंत उठी और कीमिया की दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया, अपना भेष बदल दिया, अपने असली रूप में लौट आई और फिर औषधि पीकर वापस भूत में बदल गई।
उसने अपनी दिव्य प्रतिभा के विवरण और गुणों को संशोधित करने के लिए चावेज़ घड़ी का भी सावधानी से इस्तेमाल किया। उसने अपनी अन्य किसी भी जानकारी को नहीं छुआ। रीटा ने पहले डिस्गाइज का उपयोग करने के बाद चावेज़ घड़ी के साथ अपने विवरणों को ठीक करने की आदत बना ली थी, लेकिन उसने कभी ये परीक्षण नहीं किया था कि यदि वह अपनी जानकारी में कोई बदलाव किए बिना केवल डिस्गाइज का उपयोग करती है तो ये दूसरों को कैसा लगेगा। उसने पूछा, गुरुजी, क्या अब आप मेरी जानकारी देख सकते हैं? आप क्या देख रहे हैं? अपाचे ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। तुम्हारी दिव्य देन और विशेषताओं के अलावा सब कुछ सिर्फ प्रश्न चिन्ह है। रीटा ने एक और बाल तोड़ा और अपाचे को दे दिया। क्या हम फिर कोशिश कर सकते हैं, टीचर? इस बार क्रिस्टल बॉल केवल कुछ समय के लिए ही जलती रही, जिसमें मेज पर बैठे गॉब्लिन का एक संक्षिप्त दृश्य दिखा, जो कुछ सेकंड के लिए अपाचे के साथ बात कर रहा था। उसके बाद बॉल फिर से मंद हो गई। अपाचे ने रीटा की ओर मुड़कर कहा, देखा, तुम्हारा भेष बदलने का कौशल अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लानिया काया थी या ब्लू स्टार, ये कौशल सभी संबंधों को तोड़ देता था, जिससे वह पूरी तरह से अलग अस्तित्व में दिखाई देती थी। भूत के बालों का इस्तेमाल करके क्रिस्टल बॉल सिर्फ ये दिखा सकती थी कि रीटा के भूत रूप में क्या हुआ था। जैसे ही वह अपने मानव रूप में वापस लौटी, ये कड़ी टूट गई। लेकिन रीटा को तुरंत याद आ गया जब सांचेज ने उसे पहचानने की कोशिश की थी और चावेज़ घड़ी ने उसे इस कोशिश के बारे में सचेत कर दिया था। उसे शक था कि उसकी इस कुशलता ने उसे सिर्फ किसी और चीज़ में नहीं बदल दिया था, यह उससे कहीं ज़्यादा उन्नत थी। तारांकन वेश। तारांकन ने मानो उसके असली रूप पर एक नई पहचान थोप दी थी। जबकि अन्य लोग उसका पता नहीं लगा सकते थे, चावेज़ घड़ी के साथ वह न केवल छिपी रह सकती थी, बल्कि वह ये भी जान सकती थी कि कोई उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। कितनी शक्तिशाली क्षमता है। रीटा का चेहरा गंभीर हो गया, यद्यपि उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे। अपाचे, आप चाहें तो हंस सकते हैं। रीटा, ही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपाचे ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने भेष कौशल का उपयोग करके मेरी कुछ मदद करें। उसने इनाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो पहले से ही चिंता थी कि अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी। सिगरेट और शराब इतने अनमोल ज्ञान के बदले में, खासकर एक कुशल कीमियागर से सीधे सीधे ट्यूशन के लिए, कहीं से भी कम नहीं थे। सच तो यह है कि रीटा अपाचे के साथ हर पाठ को ऐसे ले रही थी जैसे कि वह उसका आखिरी पाठ हो। वह हमेशा अपाचे के लिए बहुत आभारी थी कि वह उसे सिखाने को तैयार था और बदले में कुछ करना भी चाहती थी। और अब यह मौका उसके सामने था। लेकिन फिर भी उसने सावधानी से पूछा, क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं कि यह क्या है, गुरुजी? अपाचे ने रीटा की शांति और धैर्य की सराहना की तथा राहत महसूस की कि पूरा डिबिडी डिबिडी जब्बा जब्बा प्रकरण महज एक संयोग था। अपाचे एक क्षण के लिए चुप हो गया, मानो किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा हो। रीटा ने अपाचे की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर खुद को रोक नहीं सकी और पुकार उठी, टीचर। अपाचे ने झट से कहा, ओह, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मूनफॉक्स शाही पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें चुरा लो। केवल 6 या अधिक पूंछ वाले मूनफॉक्स ही अंदर जा सकते हैं। कोई अन्य पवित्र जाति, यहाँ तक कि राजपरिवार भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा भेष बदलने का हुनर मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, इसलिए यह मूनफॉक्स को भी बेवकूफ़ बना सकता है। और एक बार तुम भाग गए तो वे तुम्हारी पहचान नहीं कर पाएंगे। हम दोनों बेदाग बच निकलेंगे। मैं तुम्हें भागने के लिए जानकारी और साधन मुहैया कराऊंगा। अगर तुम असफल भी हो गए तो भी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या तुम ऐसा करोगे? अपाचे ने उसे भागने का प्लान दिया था और काम ब्लू स्टार से असंबंधित था, तो रीटा कैसे मना कर सकती थी? मैं करूंगी, टीचर। आपको कौन सी किताबें चाहिए? रीटा की सहमति सुनकर अपाचे संतोष से मुस्कुराए। उसने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और रीटा के सामने रख दिया। ये तो बस एक छोटी सी सूची है। जैसे ही अपाचे ने कागज खोलना शुरू किया, रीटा की नज़र स्याही के निशानों पर पड़ी। ज्यादा नहीं थे, बस 3 छोटी छोटी रेखाएं। लेकिन जब सूची पूरी तरह से तैयार हो गई तो रीटा को एहसास हुआ कि वह बहुत भोली थी। तारांकन तारांकन, मूनलाइट एलिक्सिर, अल्केमिकल सीक्रेट्स, तारांकन तारांकन 189 खंड। तारांकन तारांकन, सबसे रहस्यमय औषधि घटक, चांदनी, तारांकन तारांकन 3 खंड पूर्ण सेट। तारांकन तारांकन, चांदनी और समय, तारांकन तारांकन 2 खंड पूर्ण सेट। कुल 194 पुस्तकें। तो आप मूलतः चाहते हैं कि मैं मूनफॉक्स लाइब्रेरी पर छापा मारूं, है ना? रीटा, गुरुजी, मेरा भेष बदलने का हुनर सिर्फ 1 घंटे तक ही चल पाता है। मैं शायद एक बार में इतनी सारी किताबें नहीं उठा पाऊंगी। बिना कुछ कहे अपाचे ने एक दवा की पेटी निकाली और रीटा की ओर बढ़ा दी। इसके अंदर कूलडाउन रीसेट करने वाली औषधियों की 30 बोतलें हैं। जब अपाचे ने उसे पहले ये पोषण दिया तो रीटा को तुरंत अपनी एक बार इस्तेमाल होने वाली क्षमता, चोरों के देवता की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है, याद आ गई।
दुर्भाग्य से पोशन के कूलडाउन रीसेट की एक ऊपरी सीमा थी, ये कूलडाउन को 6 घंटे से ज़्यादा कम नहीं कर सकता था। और चूंकि यह पहले से ही एक मास्टर लेवल पोशन था, इसलिए उच्च श्रेणी के पोशन भी जीवन सीमित क्षमता को रीसेट नहीं कर पाएंगे। छोटे टिनकर अपाचे ने एक स्क्रॉल निकाला, यह मूनलेक सिटी का नक्शा है। मैंने लाइब्रेरी का स्थान पहले ही चिन्हित कर लिया है। फिर उसने अलग अलग रंगों के तरल पदार्थों की 3 शीशियां निकाली। ये इत्र मैंने तैयार किए हैं, मून फॉक्स के रूप में खुद को छिपाने के लिए ज़रूरी। हर मून फॉक्स अपनी खुशबू खुद बनाता है। इसके अलावा ये इत्र तुम्हें भागने में मदद करेंगे। मून फॉक्स कबीला खुशबू से तुम्हें ट्रैक करता है। हर शीशी 12 घंटे तक चलती है और खुशबू अलग होती है। उसी के अनुसार योजना बनाएं। इसके बाद उसने एक रत्न निकाला, यह एक भागने का रत्न है। इसे कुचलकर सभी बंधन कौशल से मुक्त हो जाओ और अपने मन में सबसे सुरक्षित स्थान पर या अपने द्वारा चुने गए किसी विशिष्ट स्थान पर टेलीपोर्ट हो जाओ। रीटा फसल काटते किसान की तरह मुस्कुराए और सारी चीज़ें सीने से लगा लीं। समझ गया, समझ गया। उस भूत का चेहरा देखने में बहुत बुरा लग रहा था। रीटा का करिश्मा भी उसे बचा नहीं पाया। एक पल के लिए अपाचे को चिंता हुई कि कहीं ये बदसूरत प्राणी सारी चीज़ें लेकर भाग न जाए। रीटा ने सामान इकट्ठा करते हुए कहा, मैं मून फॉक्स शाही शहर के नक्शे और 6 पूंछ वाले मून फॉक्स के स्वरूप का अध्ययन करने जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगी, अलविदा गुरुजी। लेकिन जैसे ही वह जाने ही वाली थी कि अपाचे ने उसका कान पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जल्दी में हो क्या? तुमने अभी तक मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं तुम्हें मुआवजा क्या दूंगी। वह रीटा के अपने इनाम के बारे में पूछने का इंतजार कर रही थी। अपाचे को सिगार और वाइन बहुत पसंद थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंतहीन देने को तैयार थी। वह आसानी से कोई भी बढ़िया शराब या सिगार बना सकती थी जिसका उसे कभी आनंद आया हो, बस वह पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रीटा हैरान होकर बोली, कोई इनाम है? वह बिना किसी पारिश्रमिक के काम करने को तैयार थी, लेकिन अगर इनाम है तो मना क्यों करती? पारिश्रमिक क्या है, गुरुजी? अपाचे ने भूत के गंजे सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया, मैं तुम्हें कीमिया के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। मेरे पास जो भी सूत्र हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये वादा उस दिन तक कायम रहेगा जब तक हम में से कोई अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाता। यद्यपि अपाचे ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, लेकिन रीटा समझ गई अब वह आधिकारिक तौर पर उसकी छात्रा थी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि अपाचे ने एक बार कहा था, अगर हम युद्ध के मैदान में मिलते हैं तो हम दुश्मन हैं। युद्ध के मैदान के बाहर हम शिक्षक और छात्र हैं। रीटा ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद शिक्षक। हास्यास्पद, रीटा ने अपाचे की आत्मकथा पहले ही पढ़ ली थी और जानती थी कि इस महिला ने कभी युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा, वह केवल रसद का काम करती थी। कीमिया की दुकान से बाहर निकलते समय रीटा ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम रीटा है। जब उन्होंने अपाचे से अपनी पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, तब उन्होंने पहले ही अपने असली नाम का संकेत दे दिया था, लेकिन अब उन्हें औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की आवश्यकता महसूस हुई। अपाचे ने बिना किसी आश्चर्य के बस ओह कहकर जवाब दिया। और रेवनक्लॉ। रीटा एक पल के लिए रुकी, यह मेरा उपनाम है। अपाचे ने पास में पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसकी तरफ फेंकी, बाहर निकलो। ... उड़ती हुई बोतल से दुकान से बाहर निकाले जाने के बाद रीटा ने तुरंत शैडो क्यू को संदेश भेजा। वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से पहले खुद सब कुछ जांचने में विश्वास नहीं रखती थी। क्यों न सभी लोग मिलकर समस्या का समाधान निकालें। तारानकन रीटा, तारानकन मैं लानिया काया के साथ घूमते हुए जानवर का वेश धारण कर रही हूँ। यहाँ एक दोस्त ने मुझे कुछ समय के लिए ऐसा न करने की सलाह दी है, लेकिन मुझे कोई खास वजह समझ नहीं आ रही है। तारानकन रीटा, तारानकन और अंडरसिटी के वेस्ट स्ट्रीट पर फारो रेस्टोरेंट के पीछे तुम्हारा ठिकाना भी उजागर हो गया है। कम से कम एक मरे हुए आदमी को, जिसे मैं जानती हूँ, वह मिल गया है और उन्होंने तुम्हारे एक कर्मचारी की पहचान भी कर ली है। एक औरत, मध्यम लंबाई के बाल, लगभग 160 सेमी, ऊंची नाक, चौड़ा माथा और एक पलक। उसका मरा हुआ रूप अब सुरक्षित नहीं है। तारानकन रीटा, तारानकन वे एक ऐसे उपकरण का उपयोग कर रहे हैं जो किसी के बालों के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। तारानकन शैडो क्यूब, तारानकन समझ गया, मैं इसकी तुरंत रिपोर्ट करूंगी और हम जांच शुरू करेंगे। जैसे ही कोई नतीजा मिलेगा, मैं आपके साथ साझा करूंगी। तारानकन रीटा, तारानकन बढ़िया। तारानकन छाया क्यूब, तारानकन डिग्री सदैव सलाम। रीटा हंसे बिना नहीं रह सकी। अब वह निश्चिंत हो सकती थी। शैडो क्यू संभाल लेगा। अगर आसमान गिर भी जाए तो शैडो क्यू उसे थाम लेगा। रीटा के डिस्गाइज टाइमर में आधे घंटे से ज्यादा का समय बचा था, इसलिए वह तुरंत ब्लू स्टार वापस नहीं गई।
उसे कुछ ज़रूरी काम करना था, रेस्टोरेंट के बेसमेंट में बनाए गए टेलीपोर्टेशन सर्कल को दूसरी जगह लगाना। यह उसका गुप्त स्थान था, लेकिन अब अपाचे को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए ये सुरक्षित नहीं था। घेरा तोड़ने से उसे कोई संतुष्टि नहीं मिली। वह अपनी सावधानी से खुश नहीं थी, उल्टे उसे गहरा दुख हुआ। अपाचे उसके प्रति बहुत दयालु था, एक शिक्षक और एक दोस्त दोनों के रूप में। फिर भी रीता अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। इससे उसे अपराध बोध और दुविधा का अनुभव हुआ, मानो वह अपाचे द्वारा दिखाए गए विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही हो। अपना असली नाम बताना, अपना असली चेहरा दिखाना, ये सब भरोसे के संकेत थे जो वह दे सकती थी। और यह भी कुछ हद तक अपाचे से और सीखने की इच्छा से प्रेरित था। आखिरकार आप किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वह झूठ और अविश्वास की आड़ में किसी को सिखाए। अपनी आंतरिक उथल पुथल के बावजूद उसके हाथों ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को ध्वस्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चाहे वह निवालिस को कितना भी पसंद करती हो, उसने कभी भी उसके सामने चावेस की घड़ी नहीं उतारी थी और न ही उसके साथ अपना दिव्य उपहार साझा किया था। वह किसी भी विचारशील प्राणी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती थी। सुरक्षा के लिहाज से रीटा ने सर्कल को अंडरसिटी के बाहर एक कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया। आगे कोई भी बदलाव करने से पहले वह लानिया काया में किसी भी बड़े बदलाव के बारे में शैडो क्यू की पुष्टि का इंतजार करेगी। ये सब पूरा होने के बाद वह ब्लू स्टार लौटने की तैयारी में जुट गई। उसे ऑर्डर पूरे करने थे, मूनलेक शहर के नक्शों का अध्ययन करना था और 6 पूंछ वाली मून फॉक्स के स्वरूप पर शोध करना था। दोपहर में उसे स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो कैंप में प्रशिक्षण लेना था, सिर्फ 1 घंटे का अभ्यास भी सार्थक था। शाम को वह खाना पकाने और व्यंजन बनाने का अभ्यास करती थी, जिसके परिणामस्वरूप बनने वाले व्यंजन निवालिस और उसके पिछवाड़े की बिल्लियों को दिए जाते थे। आजकल निवालिस पिछवाड़े की बिल्लियों को खाना खिला रही थी। उसके खाने में रीटा के बनाए तरह तरह के व्यंजन भरे हुए थे। न जाने क्यों, ड्रैगन होने के बावजूद निवालिस को रोएदार जीव बहुत पसंद थे। रीटा ने सैंडविच खाया और काम पर लग गई। उसके पास दर्जनों ऑर्डर पेंडिंग थे, जिनमें से कुछ तो पहले ही पूरे हो चुके थे। देरी की भरपाई के लिए उसे कुछ और तोहफे भेजने होंगे। आखिरकार ये व्यवसाय ऐसा था जिसे वह लंबे समय तक चलाना चाहती थी। एम्पायर की और सामग्री का आनंद लें। मई में जब वह पहली बार वेल्थ लीडरबोर्ड में शीर्ष पर आई थी, तब उसकी संपत्ति केवल 52,339 कॉइन थी। 3 महीने बाद उपकरणों, वस्तुओं और पालतू जानवरों के स्क्रॉल पर खर्च करने के बाद भी और रिक के लगातार मूचिंग के बावजूद उसकी संपत्ति 53,000 कॉइन से ऊपर पहुंच गई थी। और इसमें व्हील ऑफ फैट क्रिस्टल से प्राप्त उसके अघोषित लाभ को भी शामिल नहीं किया गया था, जो एक बड़ी राशि थी। दूसरे स्थान पर अभी भी विशेष मामलों के ब्यूरो के कोषाध्यक्ष काबिज थे। उनकी रैंक हर घंटे बदलती रहती थी, कभी पहले स्थान पर पहुंच जाती थी तो कभी फिर नीचे गिर जाती थी। सूची में नीचे स्क्रॉल करने पर लगभग हर प्रोफाइल के ऊपरी कोने में एक छोटा सा प्रतीक जोड़ा गया था, जो उनके गुट का प्रतिनिधित्व करता था, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी। व्यक्तिगत खिलाड़ी बहुत कम थे तथा शीर्ष 90 से बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी थे, सिवाय एक अनाम नंबर 1 खिलाड़ी के। आश्चर्य की बात यह है कि रिक और जोई, जो पिछले जीवन में लीडरबोर्ड पर प्रमुख थे, कहीं नहीं मिले। दोपहर 3 बजे तक रीटा ने अपने सभी ऑर्डर भेज दिए थे और वह प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना होने वाली थी, तभी उसे रिक का संदेश मिला। तारांकन तारांकन रिक, तारांकन तारांकन बहन, हम 2 दिन में ड्रैगन पर छापा मारने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? तारांकन तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन हाँ, पर मेरा ड्रैगन अभी भी मेरी बात नहीं सुनता। अगर मैं उसे इंस्टेंस में भी ले आऊं तो भी वो लड़ेगी नहीं। रिक को जवाब देने में कुछ समय लगा। तारांकन तारांकन रिक, तारांकन तारांकन कोई बात नहीं बहन, हमें अभी एक और आदमी की ज़रूरत है। तारांकन तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन ड्रैगन को कौन अनुबंधित कर रहा है, आप या जोई? तारांकन तारांकन रिक, तारांकन तारांकन हमने तय किया कि जोई पहले इसका अनुबंध करेगी। तारांकन तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन वाह, तुम तो उसे सचमुच बिगाड़ रही हो। पर सुनो, ये तो जान के लिए खतरा है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे भी बाकियों जितना ही इनाम चाहिए, पर कम से कम आधा तो चाहिए। तारांकन तारांकन रिक, तारांकन तारांकन आधा? बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी वही मिलेगा। जोई के पास एक ऐसा हुनर है जो लोगों के आंकड़े बढ़ा सकता है, लेकिन ये हर 30 दिन में सिर्फ एक बार ही सक्रिय होता है। उसने कहा था कि तुम ग्रुप में शामिल हो सकते हो कुल 300 मौके। रीटा जोई की उदारता देखकर दंग रह गई। क्या उसे सचमुच जोई से इतना फायदा होने वाला था? तारांकन तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन छोटे भाई, सच सच बताओ, क्या मुझे सिर्फ रेड में लड़ना है? मुझे और कुछ नहीं करना है ना? तारांकन तारांकन रिक, तारांकन तारांकन बहन, बस कुछ हाई लेवल बारूदी सुरंगें और जहर ले आना, ठीक है? जोई तुम्हें अपना परिवार मानती है।
तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन ठीक है, मैं आती हूँ। रीटा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ड्रैगन से कौन बंधेगा। उसे रिक की चालाकी पर भरोसा था, अगर वो चाहे तो कोई रास्ता निकाल ही लेगा। इसके अलावा उसने समय आने पर उनकी किस्मत बदलने की योजना भी बना ली थी। उसकी असली उत्सुकता इस बात में थी कि ज़ोई छापे में किसे लेकर आएगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मर जाएंगे या नहीं। ज़ोई का सौदा स्वीकार करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से जोखिमों के लिए तैयार था। रीटा ने अपने पिछले जीवन में काफ़ी बोझ उठाया था और इस बार वह किसी और का दोष अपने ऊपर नहीं ले रही थी। खेल मंचों पर रिक या ज़ोई की ओर से खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित कोई पोस्ट नहीं थी और वे लोपेज परिवार की ओर रुख नहीं करते थे। सबसे संभावित साझेदार विशेष मामलों का ब्यूरो था। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन क्या आप लोग इस 12वें स्तर के ड्रैगन के लिए ज़ोई के साथ सहयोग कर रहे हैं? होप सॉन्ग के 300 उदाहरण। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन ओह आप धीरे समझ रहे हैं, है ना? तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन वह बॉस स्तर का जानवर दुर्जय है और यह स्तर 12 का है। तारांकन तारांकन शैडो क्यों तारांकन तारांकन चिंता मत करो, अगर हम इसे हरा नहीं पाए तो हम भाग जाएंगे। हमारी टीम के 1/3 सदस्यों के पास दिव्य वरदान है जो गतिशीलता बढ़ाते हैं। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन आप गंभीरता से उन्हें ड्रैगन से अनुबंध करने में मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? तारांकन तारांकन शैडो क्यों तारांकन तारांकन ओह हम तो हैं, सचमुच जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन हम 2 दिलों की तरह हैं जो एक साथ धड़क रहे हैं, बकवास मत करो, ठीक है? तारांकन तारांकन रीता तारांकन तारांकन मैं बस बचने के उपाय ढूंढ रही हूँ। मैं भी मदद कर रही हूँ। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन चिंता मत करो, मेरे साथ रहो, मैं भी जा रहा हूँ। रीटा को तब याद आया कि शैडो क्यू का दिव्य उपहार पूरी तरह से पलायन के बारे में था और यह एक ग्रेट क्षमता थी। सचमुच उसके कौशल बेहद व्यवहारिक और यादगार थे। रीटा को सैकड़ों दिव्य उपहारों की अंतर्दृष्टि थी, लेकिन कुछ ही ऐसी थी जिन्होंने इतनी स्थायी छाप छोड़ी। शैडो क्यू उनमें से एक था। तारांकन तारांकन दिव्य उपहार अनुग्रह कभी भी शैली से बाहर नहीं जाता। ग्रेड 1 तारांकन 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 आपको भागना पसंद नहीं, आप बस दूसरों से ज़्यादा सतर्क हैं, खतरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं और हाँ, आप ज़्यादा जीते हैं। तारांकन तारांकन 1 तारांकन पसीने से तर गोलियां निष्क्रिय तारांकन तारांकन जब आपका स्वास्थ्य 60% से कम हो जाता है तो आप पसीने से तर गोलियां की स्थिति में आ जाते हैं। इस स्थिति में आपकी चपलता 200% बढ़ जाती है और आपकी गति 150% बढ़ जाती है। 2 तारांकन ग्रेस कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाती। तारांकन तारांकन इस क्षमता को सक्रिय करने पर आप 30 सेकंड के लिए बुलेट टाइम में प्रवेश करते हैं। कूलडाउन 5 मिनट। 3 तारांकन यह मत कहो कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। तारांकन तारांकन किसी चुने हुए क्षेत्र में मौजूद मित्रवत लक्ष्यों को आपकी नज़र में आने वाले किसी स्थान पर तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। क्षेत्र का आकार आपकी बुद्धिमत्ता से निर्धारित होता है। कूलडाउन 5 सेकंड। नोट यदि लक्ष्य का स्थान स्पष्ट नहीं है तो टेलीपोर्टेशन के दौरान दुर्घटना होने की संभावना है। 4 तारांकन मेरे गले में एक मोटरसाइकिल है। तारांकन तारांकन कर्कश आवाज में आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के लिए आपकी चपलता 1 अंक बढ़ जाती है। प्रत्येक शब्द के प्रभाव की अवधि सेकंड में आपकी बुद्धिमत्ता के बराबर होती है। रीटा ने सोचा कि शैडो क्यू कर्कश आवाज में रैप गीत गाते हुए भाग जाएगा। उत्तम दर्जे का, बहुत उत्तम दर्जे का। वह तो पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। उसे इसे अवश्य रिकॉर्ड करना था। ड्रैगन रेड 22 अगस्त के लिए निर्धारित थी। उससे पहले के दिनों में रीटा ने लानियाकाया में अपनी कक्षाओं और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही मूनलेक सिटी के नक्शे का भी अध्ययन किया। उसने रेड के तुरंत बाद वहां जाने की योजना बनाई। लीडरबोर्ड पर उसकी रैंक गिरकर 23 पर आ जाने की बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए आंकड़े ही उसकी ताकत का असली पैमाना थे। अगर अनुबंध के लिए निवालिस के स्तर की बराबरी करना जरूरी न होता तो निवालिस से लड़ने से पहले उसे इतने सारे मुकाबलों से जूझना न पड़ता। आपकी अगली किताब एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। 22 तारीख को ज़ोई के संदेश के अनुसार रीटा साधारण पोशाक और हथियार पहनकर एक मनोरंजन पार्क के पास पहुंची। वहां केवल कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, ज़ोई, रिक, एजरा, आरोन और लिंकन। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। जब रीटा वहां पहुंची तो समूह हैरान रह गया। उसके माथे पर अब 3 गहरे नीले रंग के पंजों के निशान थे। बीच वाला लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा था और बाकी 2 थोड़े छोटे। ये निशान आम निशानों जैसे नहीं थे, ये जादुई रूनों जैसे लग रहे थे।
उसकी सुंदरता को कम करने के बजाय ये उसे एक खतरनाक रहस्यमय आभा प्रदान कर रहे थे। रीटा ने जादुई निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, निवालिस लड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसने ये मेरे लिए बनाए हैं। आज मैं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हूँ। हर कथन अपने आप में सच था, लेकिन साथ में इन सब ने लोगों को यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया कि रीटा ने निवालिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए ड्रैगन की कुछ ताकत हासिल कर ली थी। उसने अपने दृश्यमान आंकड़ों को बढ़ाने के लिए अपने छिपाने कौशल का भी इस्तेमाल किया था। टीम ने तुरंत ड्रैगन से युद्ध में भागना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पास के स्तर 12 के जीवों के समूहों को उनके समन्वय का अभ्यास करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पहले 50 दुश्मनों से, फिर 100 से, और अंततः वे राक्षसों की एक छोटी सी बस्ती पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। पूरी सुबह इन्हीं अभ्यास लड़ाइयों में बीत गई। यद्यपि 100 व्यक्तियों के समूह ने अनुभव अंक बांट लिए, लेकिन उच्च स्तर के राक्षसों से लड़ने के बोनस से रीटा का अनुभव 2% बढ़ गया। इस दौरान एक वस्तु गिरी, जिसे टीम लीडर ने जोई को दे दिया। सब कुछ ठीक ठाक रहा, सिवाय इंस्टेंस के आकार के। उनका ज्यादातर समय यात्रा में बीता, जिससे सभी थके हुए महसूस कर रहे थे। दोपहर के भोजन के लिए जमीन पर बैठे हुए रीटा ने शांति से शैडो क्यू से पूछा, आप लोगों ने इस समूह को सिर्फ उदाहरण को साफ करने और स्तर ऊपर करने के लिए संगठित नहीं किया था, है ना? शैडो क्यू अपने चॉपस्टिक्स को खोलते हुए तुरंत सीधी हो गई और रक्षात्मक ढंग से बोली, अरे ये बदनामी है, शुद्ध बदनामी। यह एक टीम समन्वय अभ्यास है, न कि स्तरों के लिए पीसना। ठीक है, रीटा ने कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि वे यहाँ कालकोठरी को साफ करने और स्तर ऊपर करने के लिए आए थे। टीम में वाकई तालमेल बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे एक दूसरे से परिचित होते गए, हाथापाई करने वाले लड़ाके लड़ाई के दौरान आपस में टकराना बंद कर दिए, और मरहम लगाने वाले अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रबंधन करने लगे, अनावश्यक उपचार से बचते हुए ये सुनिश्चित करने लगे कि कोई भी बिना सहारे के न रहे। यहाँ तक कि जोई ने भी कोई शिकायत नहीं की। समूह में सभी लोग विशेष मामले बयूरो की विशिष्ट टीम से थे, जो न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों में से एक थे। खेल के आक्रमण के बाद इनमें से ज्यादातर लोग 7 गियर स्लॉट और 2 एक्सेसरी स्लॉट से पूरी तरह लैस हो गए थे। हर किसी के पास अपने खास हुनर और रणनीति थी, जो पोषण और दिशा से और भी बेहतर थी। हालांकि वे सभी लेवल 7 के थे, फिर भी उनकी टीमवर्क ने उन्हें लेवल 12 के राक्षसों और बॉस को आसानी से हराने में मदद की। लेकिन जब बात लेवल 12 ड्रैगन की आई तो कहानी अलग थी। जोई ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि आज वे ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे। हालांकि टीम का समन्वय बेहतर हो गया था, फिर भी वे अभी तक पूरी तरह से एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए थे, और उन्हें अभी भी नहीं पता था कि ड्रैगन में क्या क्या क्षमताएं हैं। दूसरी ओर रीटा पहले से ही योजना बना रही थी कि वह जोई को आगे भी जानकारी कैसे बेच सकती है। हालांकि उसकी मूल गुमनाम पोस्ट में कहा गया था कि वह हर 10 दिन में जानकारी बेचेगी, उसने कभी नहीं कहा कि वह एक ही व्यक्ति को बार बार जानकारी नहीं बेच सकती। यदि वह इसे हर 10 दिन में जोई को बेचती तो जोई उस स्थान को सुरक्षित रख सकती थी और रीटा अधिक पैसा कमा सकती थी। क्या ही बढ़िया सौदा था। रीटा 2 बार जीतेगी। शाम तक टीम ने सभी छोटे राक्षसों और बॉसों को हटा दिया और अंततः ड्रैगन का पता लगा लिया। युद्ध में उतरने से पहले उन्होंने स्वयं को तैयार किया, भोजन जुटाया, अपनी स्थिति तय की तथा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। हालांकि ड्रैगन के साथ लड़ाई 20 मिनट से भी कम समय तक चली। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। ड्रैगन उनके ऊपर मंडराते हुए उड़ गया। हालांकि वे उसे गिरा सकते थे, लेकिन समूह की संरचना और रणनीति गड़बड़ा गई थी। आम खेलों में एक ही जगह पर रहने वाले बॉस के विपरीत ये ड्रैगन हर जगह उड़ रहा था। उसे काबू में रखने के लिए उन्हें आक्रामक कौशल का सहारा लेना पड़ा, लेकिन कौशल समन्वय में समस्या थी। उनके पास पर्याप्त टैंक नहीं थे, कम से कम 3 की जरूरत थी। जब सभी का स्वास्थ्य पुनः 50% से नीचे चला गया तो कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दिया। सभी हीलर ने तुरंत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके सभी का स्वास्थ्य 80% या उससे ज्यादा कर दिया। इस बीच एस्केप स्किल्स वाले खिलाड़ियों ने बिना समय गंवाए उनका इस्तेमाल किया। जो लोग दूसरों को टेलीपोर्ट कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया, जबकि जो नहीं कर सकते थे उन्होंने टीम में बफ मंत्र जोड़े। शैडो क्यू ने अपने दिव्य उपहार के समूह टेलीपोर्ट कौशल डोंट से आई डिडंट थिंक ऑफ यू का उपयोग किया, जिससे उसके 10 मीटर के दायरे में आने वाले सभी खिलाड़ी सुरक्षित स्थान पर चले गए। ये कौशल चावेज के आई एम इन अ हरी सेट कौशल जैसा ही लग रहा था, जो खिलाड़ियों को अपनी दृष्टि रेखा के भीतर टेलीपोर्ट करने की भी अनुमति देता था। हालांकि आई एम इन अ हरी की अधिकतम सीमा 5 मीटर थी, जबकि शैडो क्यू के टेलीपोर्टेशन कौशल की ऐसी कोई सीमा नहीं थी। एकमात्र प्रतिबंध ये था कि गंतव्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए था, लेकिन जिन खिलाड़ियों की इंद्रियां उनकी विशेषताओं से बड़ी हुई थीं, उनके लिए यह कोई बड़ी सीमा नहीं थी। शैडो क्यू सावधान थी। हालांकि वह बहुत आगे तक देख सकती थी, लेकिन यहाँ का इलाका खुला नहीं था और बहुत सारे लोग थे जिन्हें हिलना डुलना मुश्किल था।
इसलिए हर टेलीपोर्ट एक बार में केवल 200 मीटर की दूरी ही कवर कर पा रहा था। रीटा को हल्कापन महसूस हुआ क्योंकि उसे अचानक 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यह अनुभूति वैसी ही थी जैसी तब हुई थी जब उसने अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का प्रयोग किया था। जैसे ही वे उतरे, रीटा ने शैडो क्यू को चिल्लाते हुए सुना, कूलडाउन 5 सेकंड है, दौड़ते रहो। सभी ने उनकी बात सुनी और दौड़ पड़े क्योंकि अजगर पहले से ही उनका पीछा करने के लिए उड़ रहा था। 5 सेकंड बाद कूलडाउन खत्म होने पर समूह 100 मीटर दूर चला गया। दोबारा उतरने के बाद वे सभी दौड़ते रहे। अब उन पर कई गति बफ्स लागू हो गए थे। रीटा ने आसपास का जायजा लिया और देखा कि लगभग सभी खिलाड़ियों के पास एक जैसे बफ थे। कूलडाउन के दौरान वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागते रहे और कूलडाउन खत्म होते ही वे भागने की कला वाले खिलाड़ियों के पास जमा हो गए। एक लड़की, खासकर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तलवारें लहराते हुए दौड़ रही थी। इस अफरा तफरी में भी उसने अपने जूते नहीं उतारे, शायद इसलिए क्योंकि वे महंगे कपड़े थे। बच निकलना बहुत ही गड़बड़ था। हर तरफ ओह बकवास की आवाज़ें गूंज रही थीं। कभी कभी लोग घबराकर यह बात मुंह से निकल ही नहीं पाते। रीटा को अपने पिछले जीवन की याद आ गई जब वह अपने भागने वाले दोस्तों के साथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। ये रोमांचक और पुरानी यादें ताज़ा करने वाला था। लेकिन वे चाहे कितनी भी तेज दौड़ें, वे उड़ते हुए अजगर से आगे नहीं निकल सकते थे। उसके हमले भले ही देर से होते थे, अपरिहार्य थे। हालांकि समूह के लोगों के अपने अपने हुनर थे। कुछ ने पीछे मुड़कर ढालें उठाकर उसे रोका, कुछ अचानक तेजी से दौड़ पड़े और कुछ तो हमलों से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए उड़ भी गए। यद्यपि कई लोग अभी भी ड्रैगन के हमलों से घायल हो गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें शीघ्र ही ठीक कर दिया। 15 मिनट के बाद बिखरे हुए खिलाड़ी सफलतापूर्वक जीवित बाहर निकल आए। रीटा शैडो क्यू से कुछ कहने के लिए मुड़ी, लेकिन जब उसने नज़र घुमाई तो शैडो क्यू पसीने से लथपथ दिखाई दी। उसके चेहरे और गर्दन से पसीना टपक रहा था जिससे उसकी कमीज भीग गई थी। यहाँ तक कि उसका कॉलर भी गीला था। शैडो क्यू के हेल्थ बार पर नज़र डालते हुए रीटा ने देखा कि वह 59.8% पर था, जो उसकी पसीने से तर अवस्था की सीमा पर था। उत्सुकतावश उसने पूछा, क्या ये तुम्हारे कौशल का असर है या सिर्फ दौड़ने का? शैडो क्यू ने खुद को ठीक करने के लिए एक औषधि का घूंट लिया, फिर पसीना पोंछने के लिए एक गीला तौलिया निकाला। आखिरकार उसने एक नया जैकेट पहन लिया। उसकी दिनचर्या इतनी अभ्यस्त थी कि दिल टूट रहा था। ये कौशल का प्रभाव है। रीटा ने अपनी हंसी रोकी और गंभीरता से पूछा, इस कौशल का नाम क्या है? मैं तो बस जानना चाहती हूँ। अगर आप नहीं बताना चाहते तो बताने की ज़रूरत नहीं है। शैडो क्यू ने बिना रुके उत्तर दिया, महान पसीना बहाने वाला सम्राट। रीटा, यदि उसके कौशल को महान पसीना बहाने वाली सम्राट कहा जाता है तो उसके अपने कौशल को रंग से धनवान कहा जा सकता है। रीटा शैडो क्यू को बताना चाहती थी कि यह नाम स्वेटिंग बकेट से ज़्यादा बेहतर नहीं है। दुर्भाग्यवश टीम का समर्थन करने के लिए शैडो क्यू ने अपनी दूसरी स्किल देयर्स अ मोटरसाइकिल इन माई थ्रोट का उपयोग नहीं किया, इसलिए रीटा शैडो क्यू की गहरी आवाज़ सुनने से चूक गई। 100 लोगों की छापामार टीम जिस तरह से वे आए थे उसी तरह से भंग हो गई और केवल शैडो क्यू और जोई ही मामलों पर चर्चा के लिए बचे। अब से हर महीने की पहली और 15 तारीख को स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ड्रैगन से निपटने में जोई की मदद के लिए 100 लोगों की एक टीम का गठन करेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। हालांकि 1 सितंबर से जोई को विशेष मामलों के ब्यूरो के खिलाड़ियों के लिए होप्स एंथम गाकर अपना अनुबंध भी पूरा करना होगा। हालांकि टीम जीत से ज़्यादा दूर नहीं थी, फिर भी उन्हें थोड़ा और स्तर बढ़ाने की ज़रूरत थी। औसत स्तर 8 पर पहुंचने के बाद वे ड्रैगन को संभालने में सक्षम हो जाएंगे। तब तक स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ड्रैगन का शिकार जारी रखेगा, जिसका उद्देश्य टीम वर्क को बेहतर बनाना है, भले ही वे ड्रैगन को तुरंत न हरा पाएं। अगला प्रयास 1 सितंबर को निर्धारित था। जोई किसी को पीछे छोड़कर इंस्टेंस को रीसेट होने से नहीं रोकना चाहती थी। छोटे राक्षसों को खत्म करने पर भी इनाम मिलते थे और आज उसे लेवल 12 के 2 उपकरण मिल चुके थे। अनुभव अंक तो दूर की बात थी। जोई ज़्यादा परेशान नहीं थी। आखिरकार अगर स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के शीर्ष खिलाड़ी भी ड्रैगन को नहीं हरा पाए तो दूसरे गुटों के पास भी कोई मौका नहीं था। इसका मतलब था कि उसके पास ड्रैगन को हासिल करने के लिए अभी भी समय था। उसने अपनी रणनीति पहले ही बना ली थी। अगर वह गुमनाम विक्रेता हर 10 दिन में ड्रैगन के उदाहरण की जानकारी देता तो वह उसे हर बार खरीद लेती। शैडो क्यू के चले जाने के बाद रीटा ने रिक के रात्रि भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अपनी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण शिविर की ओर चल पड़ी। उसके जाने के बाद एजरा ने रिक से पूछा, तुम्हारी बहन ने कहाँ प्रशिक्षण लिया था? उसकी गतिविधियां सामान्य खिलाड़ियों से अलग लगती हैं। जोई ने कहा, यह एक विशेष मामला ब्यूरो कार्यक्रम है। केवल उनके साथ गहन सहयोग रखने वाले खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकते हैं। मैंने सुना है कि यह वास्तव में प्रभावी है।
रिक ने सिर हिलाया, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या तुमने गौर किया कि पिछली बार जब हम साथ आए थे तब से मेरी बहन के लड़ने के कौशल, उसकी निशाना लगाने और चकमा देने की क्षमता में सुधार हुआ है। जोई, जो उपचार समूह के खिलाड़ियों का अवलोकन कर रही थी, ने सिर हिलाकर कहा, मैंने भी ये देखा है। रिक ने सोचते हुए कहा, शायद हमें इसके बारे में पूछना चाहिए। आखिरकार हम अब विशेष मामलों के ब्यूरो के साथ काम कर रहे हैं। वह शैडो क्यू से सीधे पूछना चाहता था, लेकिन जानता था कि जोई खुद ही सब कुछ संभालना पसंद करती है। जोई को यह पसंद नहीं था कि रिक खुद फैसले ले। जोई ने जवाब दिया, मैं प्रशिक्षण शिविर से संपर्क करूंगी। आप इंस्टेंस स्थान के बारे में पता लगाने का काम संभालिए। जो भी कीमत ज़रूरी हो उसे दे दीजिए, भले ही इसका मतलब होप्स एंथम देना ही क्यों ना हो। इस बार एजरा बातचीत नहीं कर पा रहा था। जोई का एक बार इंस्टेंस लोकेशन पर एकाधिकार होना ठीक था, लेकिन हर बार नहीं। एम्पायर में छिपी कहानियां खोजें। गुमनाम प्रस्ताव एक विकल्प थे, लेकिन उस फोरम ट्रेड में हजारों खिलाड़ियों द्वारा बोली लगाने के कारण इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि विक्रेता को गुमनाम प्रस्ताव दिखाई भी देगा। विक्रेता शायद प्रसिद्ध खिलाड़ियों या शीर्ष 100 रैंक वाले खिलाड़ियों से जुड़े खिलाड़ियों को प्राथमिकता देगा ताकि किसी बेतरतीब बोली लगाने वाले पर समय बर्बाद न हो। रिक ने अपने विकल्पों पर विचार किया, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसका काफी प्रभाव हो, लेकिन उनसे कोई स्पष्ट संबंध न हो। आखिरकार जब शैडो क्यू 2 मील दूर जा रही थी तो उसे जोई और रिक दोनों के संदेश एक साथ मिले। एक ने पूछा कि क्या वे विशेष मामलों के ब्यूरो के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकते हैं, जबकि दूसरी ने पूछा कि क्या वह उनकी ओर से उस स्थान को खरीद सकती है तथा मुआवजे के रूप में 30 स्वर्ण सिक्के देने की पेशकश कर सकती है। शैडो क्यू, जो हमेशा बड़े ग्राहकों के साथ व्यापार करने में प्रसन्न रहता है, ने शीघ्रता से प्रतिक्रिया दी। तारांकन छाया प्रश्न, तारांकन जरूर, एक होप्स एंथम के लिए एक सबक। तारांकन जोई, तारांकन समय कीमती है। क्या हम आगे पीछे की बातचीत को छोड़कर सीधे आपके सबसे अच्छे प्रस्ताव पर जा सकते हैं? तारांकन छाया प्रश्न, तारांकन एक होप्स एंथम के लिए 2 पाठ और प्रत्येक पाठ की अवधि असीमित है। आप चाहें तो लगातार 3 दिनों तक प्रशिक्षण ले सकते हैं। तारांकन जोई, तारांकन ठीक है, रिक को भी जोड़ लो। कितना? तारांकन छाया प्रश्न, तारांकन 2 आशाओं के गान के लिए 3 पाठ। तारांकन जोई, तारांकन कोई बात नहीं। तारांकन छाया प्रश्न, तारांकन ये कुलीन प्रेम कितना नाजुक है। अल्पविराम, सौदा तय होने में सिर्फ 2 मिनट लगे, जिससे शैडो क्यू भी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि इसमें काफी समय लगेगा। पिछली बातचीत से शैडो क्यू ने देखा था कि जोई का उसके होप्स एंथम के साथ एक पेचीदा रिश्ता था। ऊपरी तौर पर उसे यह पसंद नहीं था, लगभग उसे इसे इस्तेमाल करने का विचार ही नापसंद था। जब शैडो क्यू ने पहली बार एक सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम श्रृंखला का सुझाव दिया था तो जोई के चेहरे पर साफ घृणा झलक रही थी। फिर भी जोई को अपनी क्षमता पर गर्व था कि उसका कौशल एक एस क्लास दिव्य उपहार था। ये समझ में आता था। अब तक देश में केवल 12 एस क्लास दिव्य उपहारों की पहचान की गई थी। जनसंख्या के आकार को देखते हुए ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम थी, यहाँ तक कि उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया जो अपनी प्रतिभा छिपा रहे होंगे। एस क्लास की योग्यता के बारे में थोड़ा अहंकार होना पूरी तरह से सामान्य बात थी। जोई की नज़र में उसका होप्स एंथम बेहद कीमती था, न सिर्फ इसलिए कि यह एक एस क्लास स्किल था, बल्कि इसलिए भी कि वही इसका इस्तेमाल करती थी। उसके लिए इसके इस्तेमाल के लायक सिर्फ एक बहुत ऊंची कीमत ही हो सकती थी। रीटा के विपरीत, जिसने खेल के आक्रमण के दिन ही अपनी क्षमताओं को बिक्री के लिए रख दिया था। शैडो क्यू को जरा भी शक नहीं था कि अगर रीटा के पास होप्स एंथम होता तो वह पहले ही कॉन्सर्ट आयोजित कर चुकी होती और हर टिकट के लिए 5 चांदी के सिक्के और मासिक पास के लिए 1 सोने का सिक्का लेती। अपने गाने खत्म करने के बाद रीटा आंखों में आंसू लिए मंच पर खड़ी होकर अपने शो में आने के लिए सभी का शुक्रिया अदा कर सकती थी। जोई जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का व्यवहार अकल्पनीय होगा। और फिर भी इस बार सौदा बहुत आसानी से हो गया था। जोई में कुछ बदल गया था, शायद पिरामिड के शीर्ष पर खड़े उन विशिष्ट खिलाड़ियों को देखकर, या शायद एक क्लास दिव्य उपहारों की शक्ति देखकर जो सही हाथों में इस क्लास क्षमताओं को टक्कर दे सकते थे। शैडो क्यू को यकीन नहीं था, लेकिन जब एक अभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ना शुरू कर देता है, विशेष रूप से वह जिसके पास ऐसी अपूरणीय प्रतिभा होती है, कौन कह सकता है कि अंततः लोपेस परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। जोई के आंकड़ों में कुछ अजीब बात थी। वह पहले से ही लेवल 7 पर थी, लेकिन उसके गुण लेवल 4 के खिलाड़ी जैसे लग रहे थे। क्या उसने अपने पॉइंट्स नहीं बांटे थे? ये कितना मज़ेदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उत्तराधिकारी है। अल्पविराम, जोई निश्चित रूप से चुनौती महसूस कर रही थी।
गेम के बीटा के बाद लोपेस परिवार ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वे खिलाड़ी आज की विशिष्ट टीम की तुलना में फीके पड़ गए। जोई ने देखा कि लगभग सभी में एक क्लास क्षमताएं थीं और हर एक के पास अनोखे कौशल थे। उनके बिना भी उनकी युद्ध क्षमताएं अच्छी तरह प्रशिक्षित थीं, जाहिर है कि वे अनुभवी लड़ाके थे। जोई को शक था कि वह अपने कई आक्रमण कौशलों के बावजूद उनके खिलाफ 3 राउंड तक टिक पाएगी। बी क्लास प्रतिभा वाली एकमात्र खिलाड़ी रीटा थी, लेकिन वह विशेष मामले ब्यूरो के सदस्यों से भी अधिक शक्तिशाली थी। जब जोई पहली बार रीटा से मिली थी तो उसके आंकड़े कुछ खास प्रभावशाली नहीं थे। रीटा ने दूसरे बीटा टेस्ट तक गेम में कदम भी नहीं रखा था, फिर भी अब उसके पास दुनिया का इकलौता ड्रैगन था। भले ही यह एक समान अनुबंध था, लेकिन ये तथ्य कि रीटा अपने ड्रैगन से जादुई निशान बनवा सकती थी जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती थी, एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। रीटा की चालें कुलीन दस्तों से भी बेहतर थीं। हर बार जब दूर से आ रहे दुश्मनों का हमला रेंज वाले समूह के पास आता तो वह उसे पहले ही भांप लेती। एक सूक्ष्म मोड़ या थोड़ा पीछे हटकर वह आसानी से हमले से बच जाती। और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह तीर चलाती रही और हर तीर निशाने पर लगा। जोई ने उसे पूरे समय तक देखते हुए कभी भी एक भी शॉट चूकते नहीं देखा। ये सब रीटा की सोची समझी योजना का नतीजा था। खेल में घुसपैठ के बाद उसने संसाधन हासिल करने के लिए अपनी भाग्य का चक्र प्रतिभा का तुरंत इस्तेमाल किया। उसने कभी हार नहीं मानी, लड़ाई के प्रशिक्षण लिए, बाद में स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई और छत पर बने इंस्टेंस से लगातार सामान बेचती रही। रीटा ने अपने संसाधनों और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया। उसकी आक्रामक कुशलताएं भले ही बहुत अधिक न हों, लेकिन जोई को पूरा विश्वास था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में रीटा को नहीं हरा सकती। रीटा ने दावा किया कि उसे ड्रैगन भाग्य से प्राप्त हुआ था, लेकिन जोई का मानना था कि यह रीटा के अथक प्रयासों का परिणाम था। ऑनलाइन तो यहाँ तक अफवाहें भी उन्हीं की रीटा का ड्रैगन उसे जरूर किसी मर्द ने तोहफे में दिया होगा। बेतुका, अगर किसी मर्द को ड्रैगन मिल भी जाए तो 99.99% मर्द शायद उसी वक्त उससे शादी कर लेंगे। किसी औरत को तो बिल्कुल नहीं देंगे। बाकी 0.01% शायद किसी न किसी समझौते से बंधे हुए पति होंगे। जोई जानती थी कि वह भी यही रास्ता अपना सकती थी। वह और भी बेहतर कर सकती थी, लेकिन उसके जिद्दी अभिमान ने, जो झुकने को तैयार नहीं था, उसे बहुत देर तक जड़वत ही रहने दिया। उसका आशा का गान बेकार था अगर उसे और मजबूत बनाने वाले संसाधन में न बदला जा सके। यह उसके आत्मसम्मान जितना ही सस्ता था। वह गलत थी, उसने मान लिया, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल सकता था। वह किसी से पीछे नहीं हटेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रीटा को इस बात का पता नहीं था कि वह जोई के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन गई थी। अभी भी सुबह थी, लगभग 7 बजे, और रीटा ने लानिया काया जाने से पहले थोड़ा आराम करने की योजना बनाई ताकि मूनफॉक्स जनजाति के बारे में अपाचे के साथ चर्चा की जा सके। निवालिस शुरू में तो साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि रीटा मरे हुए किमियागर से मिलने जा रही है तो वह पीछे हट गई। युवा ड्रैगन लानिया काया में अकेले घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 14वीं लेवल की होने के बावजूद वह अभी भी एक बच्ची ही थी, और लानिया काया एक युवा ड्रैगन के लिए घूमने के लिए एक खतरनाक जगह थी। अपने भूत रूप में बदलने और अदृश्य होने के लिए फैंटम क्लोक का इस्तेमाल करने के बाद रीटा अपने बिस्तर के नीचे रेंगती हुई गई और एक चमकती रोशनी के साथ एक अदृश्य भूत एक कब्र के पीछे से प्रकट हुआ। उसने तुरंत फैंटम शिफ्ट का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट किया और अंडरसिटी की ओर दौड़ने लगी। उसके छोटे छोटे भूत जैसे पैर तेजी से हिल रहे थे, यहाँ तक कि उसने अपनी यात्रा को तेज करने के लिए अपनी चावेज वॉच क्षमता आई एम इन अ हर्री का भी इस्तेमाल किया। चूंकि उसे हाल ही में जानवर न बनने की चेतावनी दी गई थी, इसलिए समय कीमती था। जब वह कीमिया की दुकान में घुसी तो अपाचे कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा था। एम्पायर में रोमांच खोजें। रीटा ने अपाचे के सामने बैठने से पहले उस छोटे से मरे हुए सहायक का अभिवादन किया और उससे मूनफॉक्स जनजाति के रीति रिवाजों और वर्जनाओं के बारे में पूछा। अपाचे ने स्पष्ट रूप से तैयार होकर उसे एक छोटी पुस्तिका सौंपी। रीटा ने उसे खोला और पाया कि वह मरे हुओं की भाषा में हस्तलिखित था। लिखावट बिल्कुल अपाचे की थी और उसमें विषय सूची भी थी। 1. चंद्र लोमड़ी जनजाति के अज्ञात शिष्टाचार और रीति रिवाज। 2. चंद्र लोमड़ियों के सामने ये चीजें कभी न करें। 3. चंद्र लोमड़ियों की पूंछ वास्तव में क्या दर्शाती है। 4. मून लेक सिटी में छिपे हुए दरवाजे और छायादार दुकानें। 5. जब आप मून फॉक्स रॉयल्टी से मिलें तो क्या करें। 6. चंद्र लोमड़ी जनजाति के लिए कान कितने महत्वपूर्ण हैं। 7. 9 चंद्र सम्राटों के नाम और प्राथमिकताएं। 8. एकमात्र चंद्र सम्राट जो कीमिया और औषधि का अध्ययन करता है। 9. 3 प्रमुख पुस्तकालयों के फायदे और नुकसान, मून लेक सिटी, मून डेजर्ट सिटी और मून फॉरेस्ट सिटी। 10. 9 चंद्र सम्राट और 72 कुल। एक क्षण के लिए रीटा को ऐसा लगा जैसे वह किसी अखबार से कुछ पढ़ रही हो।
रीटा द्वारा पुस्तिका रख देने के बाद अपाचे ने 50 मिनट का रसायन विद्या का पाठ शुरू किया। पाठ समाप्त होते ही रीटा ने उपहार में लाई गई सिगरेट और शराब वहीं छोड़ दी और शहर से निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सड़कों पर जानवर बहुत कम हो गए थे। बिल्लियां, कुत्ते और यहाँ तक कि भेड़ें भी अब कहीं नजर नहीं आ रही थीं, जो कभी आम दिखाई देती थीं। हैरान होकर उसने सोचा कि क्या ये सारे जानवर उसके नीले ग्रह के साथी निवासी थे। उसे वह समय याद आया जब वह एक बिल्ली बन गई थी और एक कुत्ते को थप्पड़ मारा था जिसने उसके सिर पर पंजा मारने की कोशिश की थी। क्या वह कुत्ता उसकी दुनिया का कोई इंसान हो सकता है? ये बात समझ में आती है। उस समय कुत्ते की अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट थी, आश्चर्य, अविश्वास और एक ऐसी नज़र का मिश्रण जो चिल्ला रहा था, क्या मुझे अभी अभी एक बिल्ली ने मारा है? खैर, उन्होंने उस समय कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन ओह, वह पहले ही उन्हें मार चुकी है। उस रात रीटा जल्दी सोने नहीं गई। अगला दिन उसकी पिछली पोस्ट के 11वें दिन का था, यानी वह एक बार फिर ड्रैगन इंस्टेंस की लोकेशन बेच सकती थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी पोस्ट पर आने वाले जवाबों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। टिप्पणी करने के लिए न्यूनतम स्तर की आवश्यकता निर्धारित करने के बावजूद अभी भी हजारों जवाब आ रहे थे। उसे ये भी चिंता होने लगी थी कि वह टिप्पणियों के सागर में जोई के लोगों को कैसे ढूंढेगी। आधी रात को रीटा ने फोरम थ्रेड पुनः खोला। उन्होंने उत्तरों को ध्यान से पढ़ा तथा किसी भी परिचित लोपेज या श्वेत परिवार के नाम को छोड़ दिया। तभी एक जाना पहचाना नाम उसकी नज़र में आया, तारांकन म्याऊं। क्यों? तारांकन, नमस्ते, क्या आप बातचीत करने को तैयार हैं? मैं आपकी जानकारी खरीदना चाहता हूँ। मेरी बहन का नाम शैडो क्यों है। आप उसकी तस्वीर स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर पा सकते हैं। रीटा कुछ देर रुकी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस संदेश के पीछे कौन है। उसने तुरंत स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की बात को खारिज कर दिया, लेकिन वह शैडो क्यू से सीधे पूछने वाली नहीं थी, बहुत ज्यादा शक था। वह औरत तुरंत ही सब कुछ भांप लेगी। तारांकन अनाम, तारांकन, क्या आपकी बहन राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड सूची में है? तारांकन म्याऊं। प्रश्न, तारांकन म्याऊं। क्यू ने शैडो क्यू की ओर मुड़कर कहा, बहन। शैडो क्यू ने अपनी कनपटियां रगड़ी, साफ तौर पर झुंझलाहट के साथ। बस एक कीमत बता दो। तारांकन म्याऊं। प्रश्न, तारांकन, आप हर 10 दिन में एक होप्स एंथम बूस्ट का आनंद ले सकते हैं जब तक कि हमारी टीम सफलतापूर्वक ड्रैगन पर कब्जा नहीं कर लेती। तारांकन अनाम, तारांकन, सफलता की संभावना क्या है? तारांकन म्याऊं। प्रश्न, तारांकन 13%। होप का गान होने की संभावना 15% थी, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर रीटा ये पुष्टि नहीं कर पाई कि यह जोई का होप का गान था या नहीं। अगर म्याऊं क्यू वाकई वही थी जिसे जोई ने शैडो क्यू के जरिए भेजा था, तो वे इतनी मूर्खता नहीं करते कि सटीक संभावना बता दें। तारांकन अनाम, तारांकन, ठीक है, हम कल दोपहर में इसका परीक्षण करेंगे, लेकिन 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो सकते। एक कागज पर जगह लिखो और दान के जरिए भेज दो। अगर यह वैध है तो हम हर 10 दिन में लेन देन कर सकते हैं। रीटा ने दूर से ही देखने का फैसला किया। अगर वो जोई नहीं होती तो वो बस उन्हें भूल जाती। जहां तक ट्रेड में बाकी प्रस्तावों की बात है तो कोई भी इस प्रस्ताव को मात नहीं दे सकता था। ज्यादातर प्रस्ताव सोना या उपकरण या कभी कभी घर या कार जैसी असली चीजें देने की पेशकश कर रहे थे। लेकिन रीटा जोई के बारे में जो जानती थी उसके आधार पर अगर जोई ड्रैगन को हासिल करने की ठान लेती तो वह कंजूस नहीं होती। वह कुछ ऐसा पेश करती जिसका विरोध करना मुश्किल हो। जोई में अधिकार बोध की भावना अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। एक बार जब वह किसी व्यक्ति या चीज को अपना मान लेती तो उसे यह पसंद नहीं आता था कि कोई उसे छीनने की कोशिश करे। अगर कोई उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता तो वह उस चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो जाती। रिक अक्सर जोई को संकेत देता था कि उसकी बहन रीटा के मन में उसके लिए भावनाएं हो सकती हैं, बस जोई की अधिकार बोध की प्रवृत्ति को भड़काने के लिए। तो सारे सुरागों पर गौर करने के बाद म्याऊं क्यू सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रही थी। उनकी शर्तें और उनकी पहचान संदिग्ध थी। अगर वह जोई और रिक की जगह होती तो उसे भी शैडो क्यू से कोई न कोई संबंध जरूर मिल जाता, लेकिन चूंकि शैडो क्यू व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं होता, इसलिए म्याऊं क्यू का ही मध्यस्थ बनना उचित था। रीटा ने दूसरे थ्रेड्स पर यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि कहीं उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। उसने बस अपनी पोस्ट पर कमेंट्स बंद कर दिए। अगर अगले दिन जोई सचमुच आ जाती तो यह उसकी ईमानदारी का सबूत होता। रीटा ने कसम खाई कि उसे पूरी उम्मीद है कि जोई और रिक ड्रैगन को बचा पाएंगे। लेकिन अगर जोई नहीं आती तो कम से कम उस पर कार्रवाई करने का दबाव तो पड़ेगा। दोपहर के समय रीटा ने अपना भेष कौशल सक्रिय किया और 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी एक लंबी, दुबली पतली कुत्ते जैसी आकृति में बदल गई। उसने एक मुखौटा, धूप का चश्मा, एक बेसबॉल टोपी और दस्ताने पहने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की भूमिका पूरी तरह से निभा रही थी।
म्याऊं। क्यू द्वारा बताए गए स्थान पर जाने से पहले उसने अपनी इन गेम पहचान भी हानशीक में बदल ली। जब वह पहुंची तो रीटा को आश्वस्त महसूस हुआ। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, म्याऊं, क्यू, शैडो, क्यू और एक पूरी तरह से हथियारबंद नकाबपोश व्यक्ति, जिसे रीटा ने तुरंत जोई के रूप में पहचान लिया, हालांकि बाकियों ने शायद नहीं पहचाना। म्याऊं। क्यू और शैडो। क्यू की मौजूदगी साफ तौर पर बता रही थी कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए वहां थे कि जोई उसे मार न डाले। हालांकि म्याऊं, क्यू ने अपने सौदे में विशेष मामलों के ब्यूरो का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था, फिर भी उन्होंने शैडो, क्यू को बातचीत में शामिल कर लिया था। अगर विक्रेता को कुछ हो जाता तो ब्यूरो भी इसमें शामिल हो सकता था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। पिछले दिन के कागज पर लिखे कोड की जांच करने के बाद जोई रीटा को बगल वाले एक छोटे से कमरे में ले गई, एक ध्वनिरोधी अवरोध खड़ा किया और होप्स एंथम गाना शुरू कर दिया। रीटा को मानना पड़ा, गाना वाकई बहुत खूबसूरत था। उसमें सिर्फ एक साधारण आह की आवाज़ थी, लेकिन वो शुद्ध और साफ था, मानो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा हो। गाना खत्म होते होते रीटा को लगा कि गाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने अपना आंकड़ा पैनल खोला और उसे तसल्ली हुई कि उसके उपलब्ध विशेषता अंक 0 से बढ़कर 1 हो गए थे। रीटा, जिसका भाग्यांक 10 था, पहले प्रयास में ही सफल हो गई। हालांकि एक खिलाड़ी के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति लगभग जाग उठी थी और उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रही थी, फिर भी उसने ऐसा कुछ भी करने से परहेज किया जिससे उसकी पोल खुल जाए। किसी शांतिपूर्ण स्थिति में चोट के लक्षण दिखाना, जैसे स्वास्थ्य का नुकसान, बहुत ही संदिग्ध होता। गाना खत्म होते ही रीटा दृढ़ता से खड़ी हो गई। हम 10 दिन बाद फिर मिलेंगे। एम्पायर पर कहानियां खोजें। जोई ने शांत भाव से सहमति में सिर हिलाया। उसे इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी कि खुद को हानशीक कहने वाला व्यक्ति सफल हुआ है या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही रीटा कमरे से बाहर निकली, उसने अदृश्यता की औषधि पी ली और तेजी से उस क्षेत्र से भाग गई। दोपहर के भोजन के लिए घर लौटने के बाद उसने कुछ समय अपाचे द्वारा दिए गए मूनफॉक्स गाइड का अध्ययन करने में बिताया। इसके बाद वह स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के कैंप में अपने प्रशिक्षण सत्र के लिए रवाना हो गई। कैंप एक गोल्फ कोर्स में लगा था, जहां पूरे मैदान में अलग अलग सेक्शन और क्लासेस फैली हुई थीं। पार्किंग के बाद रीटा ने वजन बांधने की अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह जोई थी? तारांकन रीटा, तारांकन, तारांकन, जोई प्रशिक्षण शिविर में है। क्या ये स्थान उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी विशेष मामलों के ब्यूरो के साथ गहरी साझेदारी है? तारांकन छाया। प्रश्न, तारांकन, तारांकन, हाँ। तारांकन रीटा, तारांकन, तारांकन, तो अब उसकी गहरी साझेदारी हो गई है। तारांकन छाया। प्रश्न, तारांकन, तारांकन, उसने इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई है। तारांकन रीटा, तारांकन, तारांकन, धन्यवाद, अब मैं समझ गई। तारांकन छाया। प्रश्न, तारांकन, तारांकन, मुझे पता था कि तुम होशियार हो। तारांकन रीटा, तारांकन, तारांकन, मेरा भाई क्यों नहीं आया? तारांकन छाया। प्रश्न, तारांकन, तारांकन, काफी गहरा नहीं है। तारांकन रीटा, तारांकन, तारांकन। रीटा को तुरंत ही पछतावा हुआ। जोई को सर्विस डेस्क की ओर जाते देख रीटा को विडंबना का एहसास हुआ। उसकी दुश्मन आखिरकार सफलता के लिए संघर्ष कर रही थी। पिछली जिंदगी में जोई को सब कुछ मिल गया था, उसे इतनी मेहनत कभी नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अब रीटा पहले से ही सोच रही थी कि जोई को कैसे दबाए। कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी दुश्मन को आगे बढ़ने दे। जोई को घुटनों के बल बैठना पड़ा। एजरा की बात करें तो हालांकि वह अभी तकलीफ में था, लेकिन वह तकलीफ उसकी वजह से नहीं थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। सांचेज, उसे पता था कि वह कुछ भूल रही थी। वह रिक के दल के साथ खेल खेलने में इतनी व्यस्त थी कि उसने बच्चे को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था। उसे सचमुच बदला लेने की योजना बनाने की जरूरत थी। रीटा ने जोई के अंदर पहुंचते ही उससे संपर्क करने के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही प्रशिक्षण समूह में नहीं हैं। ये बात समझ में आती थी, उसका समूह अकेले भेड़ियों से भरा था, जबकि जोई शायद जटिल राजनीतिक गुटों में शामिल खिलाड़ियों से घिरी हुई थी। रिक यहाँ क्यों नहीं था? शायद ट्यूशन बहुत ज्यादा थी और जोई उसे घर पर ही छोड़ गई होगी। रीटा को लगा कि रिक जल्द ही दरवाज़ा खटखटाएगा। जब कोई आदमी अपनी पत्नी की दौलत पर भरोसा नहीं कर पाता तो वह अपनी बहन की तरफ मुड़ता है। अपने प्रशिक्षण सत्र के बाद रीटा मुख्य रूप से अपाचे से भाषा अवरोध की समस्या को हल करने के बारे में पूछने के लिए लानिया काया के पास लौटी। आमतौर पर भाषा कोई खास समस्या नहीं थी। बातचीत आसान थी और समय के साथ उसने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। नीले ग्रह पर सभी आक्रमणकारी वहां बोली जाने वाली भाषाएं समझ सकते थे। उसके पिछले जन्म में कुछ आक्रमणकारियों ने बताया था कि आयामी द्वार पार करने से उन्हें एक वरदान मिलता है, जिससे वे नीले ग्रह की सभी भाषाएं समझ सकते हैं। हालांकि लानिया काइया में 12 संत जनजातियों की एक आम भाषा नहीं थी,
और वे एक दूसरे से संवाद करते समय अनुवाद के साधनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर वह चंद्र लोमड़ी में बदल जाती और फिर भी उसे संवाद करने के लिए अनुवादक की ज़रूरत पड़ती तो वह तुरंत बेनकाब हो जाती। इसके अलावा उसके मुंह की हरकतें चंद्र लोमड़ी की भाषा से मेल नहीं खातीं। दुर्भाग्य से जब वह वहां पहुंची तो अपाचे वहां नहीं था, केवल कैडन ही वहां था। जब कैडन ने रीटा को देखा तो उसने खुशी से हाथ हिलाया। रेवेनक्लॉ, आज तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आए? रीटा, जो पहले से ही कैडन के उत्साहपूर्ण अभिवादन की आदी थी, ने शांतिपूर्वक हाथ हिलाकर उत्तर दिया। चून की शैडो, क्यू ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि उसे जानवरों में क्यों नहीं बदलना चाहिए, इसलिए रीटा ने कैडन से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। कैडन को धूम्रपान या शराब पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उसे खेलों या खिलौनों का कोई खास शौक था। यहाँ तक कि कीमिया का भी उसे कोई शौक नहीं था। उसे यह पसंद था, लेकिन इतना नहीं कि वह दीवानी हो जाए। कैडन की रुचियाँ सरल थीं, उसे सोना बहुत पसंद था। उसका सपना था अंडरसिटी में एक छोटा सा घर खरीदना, कीमिया की दुकान पर काम करना, वहीं रहना और बूढ़ा होना जब तक कि उसे अपाचे को अलविदा न कहना पड़े। बेशक अपाचे को कैडन के सपने से कई दिक्कतें थीं। रीटा अब अपने भूतिया रूप में काउंटर के पीछे एक छोटे से स्टूल पर चढ़ गई और कैडन के बगल में खड़ी हो गई। दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दुकान के बाहर की चहल पहल भरी सड़कों को देख रहे थे। रीटा ने कुछ स्नैक्स और फल निकाले और जब कैडन ने पर्याप्त खा लिया तो रीटा ने चुपचाप उसे एक सोने का सिक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई जानकारी है? कैडन ने सिक्का उसके हाथ में थमा दिया। बिना एक भी मांसपेशी हिलाए वह सड़क की ओर देख रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सब कुछ बेच रही हूँ, क्लियरेंस सेल, सब कुछ जो मैं जानती हूँ। रीटा मन ही मन हंसी, उसे तिल मिल गया था। रीटा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अपाचे ने हाल ही में मुझसे जानवर न बनने के लिए क्यों कहा था? ये जानकारी स्पष्ट रूप से ब्लू प्लैनेट और लानिया काइया के बीच संघर्ष से संबंधित थी। कैडन की बड़ी बड़ी आंखें उसके पतले पीले चेहरे पर खास तौर पर साफ दिखाई दे रही थीं। उसने रीटा को बहुत देर तक घूरा और आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा, नए नियुक्त डिप्टी सिटी लॉर्ड में एक ऐसी प्रतिभा है जिससे वह पिछले 30 दिनों से किसी भी जीवित प्राणी की यादें देख सकता है। उसे सचमुच 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 छोटे जानवरों से बहुत प्यार है।